नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः एक्सेल ट्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत क्रांतिकारी गतिविधियां चला उसको पढ़ रहे हैं। हम लोग उसको 2 चरणों में बाँटे थे और आज हम लोग प्रथम चरण को देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां की शुरुआत हुई थी, उसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बंगाल, पंजाब और दिल्ली में जो क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई उसको देखेंगे। यह सभी विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाले परीक्षाओं में भी काफ़ी संभावना है कि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अतः बहुत कम समय है आप लोगों के पास और अच्छे से अनुशासित तरीके से तैयारी करें और 30 सितंबर को अपना बेहतर प्रदर्शन करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो राष्ट्रवाद का जो केंद्र स्थली था वह बंगाल था। जैसे कि आज देखते हैं कि बिहार में जो कोचिंग का जो केंद्र है वो पटना है, उसी तरह उस वक्त जो भारतीय राष्ट्रवाद था उसका जो केंद्र बंगाल था। और जो बंगाली होते हैं वह स्वभाव से ही क्रांतिकारी जुझारू होते हैं, वह शोषण दमन को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसी तरह तो वहाँ के जो लोग थे उन्हें यह मालूम था कि भैया यह जो अंग्रेज है हमारा शोषण उत्पीड़न कर रहा है, हमको गरीब बना रहा है, जो अकाल पड़ रहा है उसका कारण यह अंग्रेज है, यह मेरा संपत्ति ब्रिटेन ले जा रहा है। तो इसीलिए वहाँ जो अंग्रेजों को जो भारत से खदेड़ने के लिए भारत से उसको निष्कासित करने के लिए जो आंदोलन चल रहा था वह काफ़ी बंगाल में काफ़ी प्रखर था। वह राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका वह अगुवा था। तो इसमें जो सबसे पहली जो वहाँ की जो महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी संगठन हुआ वह अनुशीलन समिति और युगांतर था। अनेक क्रांतिकारी समितियां गुप्त संगठन बना, लेकिन जो अनुशीलन समिति था और युगांतर वह काफ़ी मजबूत और काफ़ी लंबे समय तक चला। 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई और कलकत्ता में जो इसकी शाखा है उसको पी मित्रा, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। इस संस्था का जो मुख्य कार्यकलाप था वह था कि जो अंग्रेज जो बदनाम अफसर है, जो अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, या जो अपने लोग हैं जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते हैं पैसा रुपया के चलते, या जो देशद्रोही है उसको हत्या कर दी जाए और जो हथियार है उसको जुटाने के लिए जो डकैती सरकारी डाका डाला जाए ताकि पैसा को इकट्ठा किया जाए और हथियार खरीदा जाए। जैसे आज भी देखते होंगे कि बहुत सारे जो शरारती तत्व हैं समाज में वह इस तरह के घटनाओं को करते हैं, वह अपने निहित स्वार्थ के क्षुद्र स्वार्थ के लिए, लेकिन उस वक्त राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए उन लोगों ने इस तरह का कार्य किया और इसको बाद में स्वदेशी डकैती कहा गया। भैया ये अपने ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, तो यह घर घर जाकर तो नहीं कह सकते थे कि भैया चलो अंग्रेज को यहाँ से निष्कासित कर देना है और भगा देना है। इसीलिए जो उनको युवाओं के पास जो पहुंचने का सुगम तरीका लगा, वह अपने विचार को पहुंचा सकते थे, वह पत्रिका के माध्यम से पहुंचा सकते थे। तो इस समिति का जो पत्रिका था वह युगांतर था और यह साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका जो संचालन था, संपादन था, वह साप्ताहिक तौर पर जो बारिंद्र कुमार घोष थे, अरविंद घोष के अरविंदो का भाई और भूपेंद्र नाथ दत्त, जिनको कि हम लोग
विवेकानंद जानते हैं, उनके भाई नरेंद्र नाथ दत्त। तो इसका संचालन नरेंद्र नाथ दत्त और जो बारिंद्र कुमार घोष है वो कर रहे थे। जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब बारिशाल सम्मेलन में के वहाँ के प्रतिनिधियों को पुलिस ने लाठीचार्ज के द्वारा बुरी तरह से पीटा, तब इस पत्रिका ने 27 अप्रैल 1906 को उसका विरोध करते हुए लिखा कि भारतीय अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं, वह अंग्रेज हमारी समस्या को समाधानित नहीं कर सकता है। और इस जो दमन कर रहा है अंग्रेज, उसके विरोध में जो भारत के 30 करोड़ लोग हैं, जनता है, वह अपना 60 करोड़ हाथ उठाए। यहाँ तो अंग्रेज यहाँ मुट्ठी भर था, लेकिन उस वक्त भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। अगर दो दो हाथ उठाएगा तो 60 करोड़, और एक भी हाथ चलेगा तो उसका कोई ना आता ना पता रहेगा। इसीलिए उसको मार के यहाँ से लात मार कर भगा दिया जाए। और जो इसका आपको बताया कि इसका जो मुख्य कार्य था कि जो बदनाम अधिकारी है, देशद्रोही है, उसकी हत्या कर दी। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो पूर्वी बंगाल का जो वहाँ प्रथम गवर्नर था, वह लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया था। तो उसको एक जगह जो गाड़ी से वो यात्रा कर रहा था, उस पर बम फेंका गया, लेकिन वह बच गया। फिर इसी तरह जो पश्चिमी बंगाल का जो गवर्नर था एंड्रू फ्रेजर, उस जिस गाड़ी से यात्रा कर रहा था उसकी पटरी उड़ा देने का प्रयास किया गया इन जो युगांतर क्रांतिकारी थे के सदस्यों के द्वारा। और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी इन युगांतरों के द्वारा संचालित किया गया, वह था मुजफ्फरपुर कांड। यह क्या है? जैसे जो यहाँ मुजफ्फरपुर का जो जज था, बदनाम जज था, जो किंग्सफोर्ड, जो मुख्य प्रेसिडेंसी की जो दंडनायक के तौर पर रहते हुए उसने जो छोटे छोटे अपराधों के लिए युवकों को बड़ा कड़ी सजा दिया था, बहुत मार मारा था उसको। तो युवक काफ़ी आक्रोशित था उससे। और इसी संदर्भ में जब एक युगांतर का सदस्य खुद्दीराम बोस और वो अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ बंगाल से पैदल चलकर मुजफ्फरपुर पहुंचा और 30 अप्रैल 1908 को उसके काफिले पर उसके गाड़ी पर बम फेंक दिया। लेकिन शैतान तो मरता नहीं है, हाली निर्दोष आदमी मरता है, लेकिन वह बच गया। और जो एक वकील था पिंगले कैनेडी, उसकी पत्नी और बेटी मारी गई। और वह बेचारा भारत के प्रति हमदर्दी रखता था, लेकिन उसकी बेटी और पत्नी मारा गया। अब बम फेंक दिया भाई, उतना बड़ा अधिकारी था, उतना बड़ा जज था, तो अब तो उसको खोजेगा कि भाई कौन किया। और इसी संदर्भ में देखेंगे कि अगले ही दिन जो खुद्दीराम बोस थे वह पूसा रोड स्टेशन से गिरफ्तार कर लिए गए 1 मई 1908 को। और जो 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई। उसी तरह 2 मई 1908 को जो प्रफुल्ल चाकी थे, वह एक पुलिस मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार ली और अपनी आत्महत्या कर ली। आप देखेंगे कि जो 1931 में जो कार्य चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में स्वयं की गोली मार ली, वह पहले ही यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी कर रहे हैं। तो यह मुजफ्फरपुर कांड था। उसके बाद एक जो इन सदस्यों के द्वारा जो एक और मुख्य प्रचलित हुआ घटना, वह था अलीपुर षड्यंत्र केस। यह क्या था कि जो मणिक टोला उद्यान था और कलकत्ता में जो अवैध हथियार था, उसकी जो छापेमारी के लिए अनेक स्थलों पर छापेमारी की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और 34 लोग थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस 34 लोगों में जो 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वह घोष बंधु थे। एक थे अरविंद घोष और दूसरे थे बारिंद्र कुमार घोष। हम
अरविंद घोष को पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि जो अरविंद घोष है उस समय जो उग्रवाद थे, चरमपंथ था, उसका अगुवा हुआ करते थे और वो वही नेतृत्व कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार उससे नाराज थी, काफ़ी आक्रोशित थी। तो उसको उनको षड्यंत्र में फंसाया गया कि किसी तरह इसको जेल में डाल दिया जाए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तरफ से जो पैरवी किया चित्तरंजन दास ने किया और इस जो अलीपुर षड्यंत्र केस है उसमें जो सरकारी गवाह बन गया वह नरेंद्र गोसाई था। अपने ही गद्दार निकलता है तो उसको क्या किया, फिर जो जेल में था उसको हत्या कर दिया। और एक दूसरे उनके जो भाई थे बारिंद्र कुमार घोष, उनको आजीवन करा उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको आजीवन कारावास में प्रवर्तित कर दिया गया और जब वह रिहा हुए तो वह कुछ अपने पत्रिकाओं के माध्यम से जो अपने विचार थे उसको प्रसारित किया। और जैसे आपको बताए कि जो युगांतर पत्रिका है वह बारिंद्र कुमार घोष ने ही संपादित किया था, संचालित करते थे। और वह जब जेल से रिहा हुए तो 1919 में वह स्टेटस मैन और जो बसुमती पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया और भवानी भवानी मंदिर नामक जो एक पुस्तक थी उसकी भी रचना बारिंद्र कुमार घोष ने ही किया था। तो अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन था। तो यह अनुशीलन समिति था और इसकी इसकी स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु पूछता है, यह 1902 में किए थे। आपको डेट पूछ सकता है या पूछ सकता है कि अनुसूचित समिति की मिदनापुर में कौन सा स्थापना किया था, कौन व्यक्ति था, या पूछ सकता है कि बंगाल का प्रथम जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था वह कौन था। तो यह अनुशीलन समिति था। और इसकी एक शाखा इसको जो अनुशीलन समिति है उसको कलकत्ता में कौन स्थापित किया था, तो ये पी मित्रा ने किया था। और इसके जो अन्य सदस्य थे वह बारिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र नाथ दत्त आदि लोग थे। तो यह पूछता है कि कलकत्ता में किसने स्थापित किया था, तो पी मित्रा, बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी। और इसका जो मुख्य कार्यकलाप था कि जो अत्याचारी अफसर है, मुखबिरी जो गुप्तचरी करता है अंग्रेजों के लिए, या तथा देशद्रोही है जो अंग्रेज का सहयोग देता है, उसकी हत्या कर दी जाए। और जो डाका डालकर जो हथियार है उसको खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। यही इसका मुख्य दो उद्देश्य था, दो कार्यकलाप था। और बाद में यही जो डाका डाला गया उसको स्वदेशी डकैती के रूप में प्रचलित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो पूछता है कि इसका पत्रिका कौन सी पत्रिका इसने अनुशीलन समिति के द्वारा निकाला गया था, तो यह पत्रिका था युगांतर। बीपीएससी पूछा है युगांतर पत्रिका के बारे में और पूछता है कि युगांतर पत्रिका को कौन संचालित करते थे या कौन संपादित करते थे। तो यह बारिंद्र कुमार घोष मुख्य व्यक्ति थे और जो एक विवेकानंद के भाई थे जो नरेंद्र नाथ दत्त थे। तो यह बीपीएससी पूछा है, इसको विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है बाबू कि जो युगांतर पत्रिका था इसको संचालित कौन किया था, बारिंद्र कुमार घोष और नरेंद्र नाथ दत्त। और जो मुख्य जो ये अनुशीलन समिति था युगांतर संगठन, वह उसकी जो क्रांतिकारी घटना थी वो यह थी कि जैसे कि जो गवर्नर था लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर और जो एंड्रू फ्रेजर, उसकी गाड़ी पर बम फेंका गया था। और यह मुजफ्फरपुर कांड जो यहाँ का जो किंग्सफोर्ड जो बदनाम जज था जिसको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसके गाड़ी पर बम फेंका लेकिन यह बच गया। और जो पिंगली कैनेडी थी, एक वकील था जो अंग्रेज वकील था, वो भारतीयों से हमदर्दी रखता था, लेकिन जो इसकी पत्नी है और बेटी मारी गई इस बम जो फेंका उसमें। तो ये पूछता है कि जो किंग्सफोर्ड की हत्या किसने की, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कभी कभी इसका डेट पूछता है, तो यह डेट था 30 अप्रैल
30 अप्रैल 1908। तो इसको डेट को याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को इनको गिरफ्तार किया गया, 1 मई 1908। अब यूपीएससी पूछा है कि इनकी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई, तो यह 11 अगस्त 1908 को उनको गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस की फांसी दे। इनका जन्म मिदनापुर में हुआ था, और जब स्वदेशी आंदोलन चला तो यह पढ़ाई लिखाई छोड़ के स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद जितने भी मतलब राजनीतिक क्रियाकलाप हुए उसमें भाग लिया। जब एंड्रू फ्रेजर का जो बम फेंका गया था उसमें इन्होंने भी सक्रिय भागीदारी खुदीराम बोस ने निभाया था। और बीपीएससी पूछा है कि जो इनका जो खुदीराम बोस है इनका किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन से संबंध था, तो यह युगांतर के सदस्य थे। युगांतर से के सदस्यता ग्रहण किया था और उसी के अंतर्गत यह कार्य करते थे। और यह पहले व्यक्ति हैं जो बहुत कम उम्र में, इनका जन्म 1889 में हुआ था, बहुत कम, मात्र 19 वर्ष की आयु में यह शहीद हो गए। और इनका जन्म मिदनापुर में हुआ था। और यह जो जिस वक्त इनको फांसी दी जा रही थी वह गीता इनका हाथ में था। वही गीता जिसने कर्मण्य वाधिकारस्तु माँ फलेषु दाचन, मतलब जिसमें कि जो फल की चिंता किए बगैर कर्म करने चाहिए। वह जिस व्यक्ति का इतना बड़ा जो आध्यात्मिक साहित्य जो उसका प्रेरणा स्रोत हो, वह कितना बड़ा व्यक्ति हो सकता है उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यह पूछता है आप था कि अलीपुर षड्यंत्र का केस, यह 1908 की घटना है। और इसमें अवैध हथियारों की छापेमारी के लिए जो मानिकटोला, कलकत्ता आदि स्थलों पर छापेमारी की गई थी, और जिसमें कुछ 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, तो ये अरविंद घोष थे और बरिंद्र कुमार घोष, ये दोनों भाई थे, इनको गिरफ्तार किया गया था। और इस जो अलीपुर षड्यंत्र केस था उसमें नरेंद्र गोसाई यह सरकारी गवाह बन गया था। और जो अरविंद घोष की पैरवी चित्तरंजन दास ने किया था, और बाद में यह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और तमिलनाडु के पांडिचेरी चले जाते हैं और वहाँ अरविले आश्रम स्थापित करते हैं वो। और जो बरिंद्र कुमार घोष है इनको तो मौत की सजा दी जाती है, लेकिन बाद में इनको उसको प्रवृत्ति का आजीवन कारावास में पर तब्दील कर दिया जाता है। और जब रिहा होते हैं उसके बाद 1919 में वो स्टेटसमैन और बसुमती का संपादन पत्रिका का करते हैं। और युगांतर तो 1906 से ही करते आ रहे थे, और इन्होंने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी थी, रचना की थी। तो इसको आप ध्यान, सबसे महत्वपूर्ण युगांतर है कि इन्होंने युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किया। और पूछता है कि इस वक्त जो प्रथम चरण है उसमें क्रांतिकारियों का मुख्य पत्रिका कौन कौन था, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन कौन था। तो एक तो वंदे मातरम था, जो कि बरिंद्र कुमार घोष के जो बड़े भाई थे अरविंद घोष, वे इसको लिखते थे। एक दूसरी पत्रिका थी संध्या, वह ब्रह्मा बांधव उपाध्याय के द्वारा लिखा जाता था, उसको संपादित किया जाता था, संचालित किया जाता था। संध्या का पूछेगा तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय के द्वारा। वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा। वंदे मातरम श्यामजी कृष्ण वर्मा और लला हरदयाल भी लिखे हैं, और मैडम भीकाजी कामा भी वंदे मातरम पुस्तक की रचना की है। और युगांतर, जैसे कि आपने बरिंद्र कुमार घोष और नरेंद्रनाथ दास, और जो यह वंदे मातरम था, संध्या है और यह युगांतर, यह तीनों जो क्रांतिकारी पत्रिका है जो बंगाल में संचालित होता था। लेकिन जो एक काल है जो यह क्रांतिकारी पत्रिका था वह महाराष्ट्र से संचालित होता था, और जो इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वह परापांजे थे। तो अब हम लोग पंजाब को देखेंगे, उसके बाद दिल्ली को देखेंगे। पंजाब में जो वहाँ मुख्य जो ग्रामपंथ के अगुआ थे वह लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो अपने विचार थे उसको प्रसारित कर रहे थे, और जो वहाँ की जनता था पंजाब का
उसको जागरूक कर रहे थे कि भैया यह तुम्हारा शोषण है, यह शोषण कर रहा है, तुम्हारा जो गरीबी बीमारी जो है यह सब अंग्रेजों का देन है। लेकिन जो सबसे बड़े वहाँ क्रांतिकारी नेता हुए वह अजीत सिंह हुए। और आरंभ में तो उन्होंने जो बारी दुआब और उस क्षेत्र में जो जो अत्यधिक भू राजस्व था उसके खिलाफ उन्होंने किसानों को संगठित किया और आंदोलन चलाया। लेकिन वे बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों की तरह आकर्षित हुए, उनका रुझान बढ़ा और उन्होंने जो अंजुमने मुहिबीन वतन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और भारत माता नामक पत्रिका का संचालन किया। और भारत माता में उन्होंने अनेक क्रांतिकारी लेखों को लिखा और भारत जो पंजाब के लोग थे, देश के लोग थे, उसको जो ब्रिटेन था उसके विरोध लामबंद, उसके खिलाफ बगावत करने के लिए, उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए, विरोध करने के लिए आग्रह किया, उकसाया। और इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जो अजीत सिंह थे उनको देश से निष्कासित कर दिया गया और वह बाद में फ्रांस चले गए। लेकिन वह सच्चे देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे। वह वहाँ जाकर भी वह जो क्रांतिकारी गतिविधि था उसको जारी रखे अपने सहयोगियों के साथ, जैसे लाला हरदयाल, परमानंद के आदि के सहयोगों से। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह तो थे ही, इसके अतिरिक्त और भी कई लोग थे जो वहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उनमें अब्बू सैयद, सैयद हैदर राजा और एक जो उर्दू का बहुत बड़ा कवि था जो लालचंद, उसने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी तरह जो अब जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी वह दिल्ली में भी चला। और दिलचस्प बात है कि यहाँ लोग को पहनने के लिए चप्पल नहीं था, लेकिन जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, वह हाथी पर सवार होकर एक सभा में दिल्ली में प्रवेश किया और जब चांदनी चौक पर वो प्रवेश कर रहा था तो उस पर जो भारत के क्रांतिकारी थे वह बम बरसा दिया, उसका जनाजा निकाल दिया। लेकिन उस शैतान बच गया। लेकिन जो इसका जो मुख्य नेतृत्व करता थे बम फेंकने का, और जो मस्तिष्क की उपज थी वह रासबिहारी बोस और सचिन सन्याल के नेतृत्व में किया गया था। और जो इसके अन्य सहयोगी थे इस कार्य में वह अवध बिहारी थे, बाल मुकुंद थे, अमीर चंद थे, सुल्तान चंद थे, द्वारकानाथ था, बलराज था, बसंत कुमार विश्वास थे, आदि लोग थे। और बाद में जब बम फेंक यहाँ का वायसराय था, भारत का सबसे बड़ा अधिकारी था, उस पर बम फेंक देना कोई मामूली बात तो था नहीं। और बाद में इन लोगों को क्या हुआ, गिरफ्तार किया जाने लगा। और जो यही बम फेंका गया था वही दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया था। और इन जो क्रांतिकारी थे उस पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। 28 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि जो अवध बिहारी थे, बाल मुकुंद थे, बसंत कुमार विश्वास और जो अमीर चंद थे, इन 4 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया और कुछ को देश से निष्कासित कर दिया गया। तो यह दिल्ली षड्यंत्र केस था। इसी समय जो रासबिहारी घोष थे उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। और जैसे कि अभी बताया कि 23 दिसंबर 1912 को जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था उसका नेतृत्व रासबिहारी घोष ही कर रहे थे। और वह बचने के लिए फिर बनारस भाग गए गिरफ्तारी होने के लिए। उसके बाद जब 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में जब उत्तरी अमेरिका में गदर आंदोलन चला तो वहाँ से बहुत से प्रवासियों को यहाँ भेजा गया ताकि जो वहाँ भारतीय जनता को, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे, उसको राजी किया जाए और फिर एक सशस्त्र विद्रोह किया जाए ताकि यहाँ से लात मार के अंग्रेजों को बाहर से निकाल दिया जाए। तो जो यहाँ जो सशस्त्र क्रांति का जो योजना था उसका जो
जो लाला हरदयाल के सहयोगियों ने तैयार किया था, उसका जो यहाँ नेतृत्व करता थे वह रास बिहारी घोष थे। जो गदर आंदोलन के सदस्यों के सहयोग से रास बिहारी घोष ने 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति का दिन तय किया था, लेकिन यह नहीं हो सका, कुछ कारणों से विफल हो गया गद्दारी के कारण, और वह फिर गिरफ्तारी होने के लिए बचकर जापान चले गए और वहीं पर उन्होंने शादी उदी कर ली और 1942 तक वह निर्वासित जिंदगी व्यतीत करते रहे। फिर उन्होंने 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया 1939 में, तब वह 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंट लीग भारतीय स्वाधीनता संगठन की स्थापना की और 1943 में वे जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के लिए कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया। और क्या नहीं कहता है कि एक सक्सेस जो शुद्ध सोना को सोनार ही पहचान सकता है, तो बोस ने बोस को पहचाना और कहा कि भैया अब हमारा समय आ गया है, अब तुम ही इस नैया को खेवनहार बनो और भारत का उद्धार करो। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को के नेतृत्व के लिए जो सुभाष बाबू थे, सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया और उनका कार्यभार सौंप दिया, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया। और फिर इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1945 की हो गई। तो देखते हैं क्या होता है। जो पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ, तो यहाँ लाला लाजपत राय पंजाबी के पत्रिका था, उनसे माध्यम से वे अपने विचार को प्रसारित कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ मुख्य क्रांतिकारी गतिविधियाँ संचालित किया वह अजीत सिंह। पूछता है कि अजीत सिंह ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? यह अंजुमन मोहिबीन वतन। यह पूछा है कि अंजुमन मोहिबीन वतन कहाँ स्थापित किया गया था और किसने किया था? तो यह अजीत सिंह और पंजाब में किया गया। और पूछता है कि इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाला था? तो यह पत्रिका भारत माता था। और इसी पत्रिका में उन्होंने अनेक क्रांतिकारी लेख लिखा था। और जब इनको क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण देश निष्कासित कर दिया गया तो यह फ्रांस चले गए। बाबू पूछेगा कि जो जो अजीत सिंह थे उनको देश से निष्कासित कर दिया तो वह कहाँ चले गए फिर? तो यह फ्रांस चले गए थे और वहाँ लाला हरदयाल और परमानंद आदि के सहयोग से फिर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था भारत की स्वतंत्रता के लिए, वह प्रयास करते रहे। लेकिन वह पूछेगा कि जो इनमें से कौन से पंजाब में क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया? तो महत्वपूर्ण नेता था आगा हैदर, सैयद हैदर राजा और जो लालचंद उर्दू का कवि था वह महत्वपूर्ण था। अब दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में जो महत्वपूर्ण घटना दिल्ली षड्यंत्र केस था, यह 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। इसमें क्या था कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। कभी कभी पूछता है कि बम कहाँ फेंका गया था? तो दिल्ली के चांदनी चौक पर। दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर द्वितीय पर, जो यहाँ का तत्कालीन वायसराय था भारत का, उस पर फेंका गया। पूरा हाथी उथी पर जा रहा था, उसको मार दिया बम, बस कंधा उंधा में चोट लग गई। अब इसका जो नेतृत्व किया था बम फेंकने का वह रास बिहारी बोस किए थे और सचिन सन्याल के नेतृत्व में किया गया था। और जो अन्य सहयोगी था वह अमीरचंद थे, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास आदि लोग थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछता है कि किन व्यक्तियों को फांसी दे दी गई? तो ये 4 व्यक्ति थे ना, अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, इनको फांसी दे दी गई थी। तो इसको आप इन चारों व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। फिर पूछता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यह रास बिहारी बोस और सचिन सल्यान। ज़्यादा तो रास बिहारी बोस पूछता है। और किस पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर पूछता है। और कब पूछा है कि कब फेंका गया? तो इसका डेट था 23 दिसंबर 1912। और रास बिहारी बोस, इनका जन्म 1886 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। स्वभाव से ही क्रांतिकारी थे। और 23 दिसंबर 1912 को जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था वह उसका जो मुख्य नेतृत्व करता थे, जो योजना बनाई थी बम की, वह रास बिहारी बोस ही किए। और फिर यह 21 फरवरी 1915 को जब जो गदर जो आंदोलन था, गदर पार्टी जो उत्तरी अमेरिका में संचालित हो रहा था, उसके सदस्यों के सहयोग से जो उत्तर भारत था उसमें
सशस्त्र विद्रोह के लिए जो दिन निर्धारित किया गया था 21 फरवरी 1915 और इस किसके नेतृत्व में, तो रासबिहारी घोष के नेतृत्व में ही यह किया जाने वाला था। फिर वह उसके बाद जब यह योजना असफल हो जाता है तो गिरफ्तारी होने से बचते हुए भाग भाग कर जापान चले जाते हैं, वहाँ शादी उदी करते हैं। पूछता है कि कौन से नेता थे जिन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे, तो यही जापान चले गए थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया गया था तो उनको फिर आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया और 1942 में उन्होंने, पूछता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी, तो रासबिहारी बोस ने 1942 में। इसी को हिंदी में भारतीय स्वतंत्रता समिति कहा जाता है। और पूछेगा कि डेट कब था, तो यह इसको आप याद रखेंगे। और फिर 1943 में यह आप समझते हैं कि भाई अब समय आ गया है कि युवा पीढ़ी को अब नेतृत्व सौंप दिया जाए, तो वह सुभाष चंद्र बोस जो सुभाष बाबू थे उनको आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि भैया अब तुम संभालो, अब हमको काम से छुट्टी दो, और इनको आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर देते हैं। और फिर 21 जनवरी 1945 की उनकी मृत्यु हो जाए। अतः अगले वीडियो में आप लोगों को जो प्रथम चरण के अंतर्गत जो विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित किया गया था उसको पढ़ेंगे। अतः अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।